Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the 3D explanation of structure of some molecules of chapter 4 of grade 11. Students, these structures I had already explained you in previous video, but in this video I will explain the three-dimensional aspect of structure or geometry of molecule. स्टूडेंट्स, जब तक हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की नॉलेज नहीं होगी, उसके बारे में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम लोगों के लिए जो कंसेप्ट जो हम क्लियर करना चाहते हैं या जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट्स पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं अमोनिया का। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखने के लिए स्टूडेंट सेंट्रल एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 7 होता है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल पिक्चर बनाया तो हमने देखा इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसको 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फिल्ड चाहिए। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, तो एस तो इन्वॉल्व हो गई। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन करा दें, p3 हाइब्रिडाइजेशन करा दें। हाइब्रिडाइजेशन में एस तो ज़रूर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कौन सा हो गया? sp3 हो गया, ठीक। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्टूडेंट्स इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने टेट्राहेड्रल शेप ड्रॉ करी जिसके सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन। और इसके जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले, और बाकियों में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमें इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ करानी है? हाइड्रोजन के साथ। और अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो स्टूडेंट्स वो कितना आता है? 1s1, यानी इसमें वैलेंस शेल s और s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, और उसमें एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने रेड से सर्कल बना रखे हैं। ये सर्कल क्यों बनाए? क्योंकि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर अप हो जाएगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरीके से 3 हाइड्रोजन जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं किसके साथ? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पर आपका ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और इस तरह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसी तरीके से इन बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच और इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। यानी अब इसके अंदर 2 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। और वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इसको क्या करेगा? मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ दबाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तो ये इसको ज़्यादा रिपेल करेंगे। तो ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के कंपैरेटिवली क्लोज आ जाएंगे तो इनके एंगल जो है टेट्राहेड्रल का जो 109 डिग्री 28 मिनट्स होता था उससे रिड्यूस होकर कितना रह जाएगा? 107 डिग्री रह जाएगा। और अब इसकी शेप भी क्या हो गई है? पिरामिडल। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पर अगर मैं आपको ये समझाती हूँ तो आपको जल्दी से ये पिरामिडल शेप समझ में नहीं आएगी, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल और बोर्ड है 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल पर हम 3D स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि पिरामिडल शेप कैसे बनेगी। देखो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा था? sp3 था।
अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता तो शेप कौन सी होनी थी हमारी, टेट्राहेड्रल होनी थी इस तरीके से। ये देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, किसके हैं, कार्बन के हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं ये स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक हाइड्रोजन ने तो यहाँ ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ ओवरलैप कर लिया। यहाँ हमारे पास क्या है, रह गए लोन पेयर्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तो बना नहीं रहे, वो तो नॉन बॉन्डिंग है, इसका मतलब वो शेप में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैंने इसको हटा दिया तो जो हमें शेप मिली वो कौन सी शेप दिख रही है आपको। अगर मैं इसको एक लाइन से मिला दूं, इसको एक लाइन से मिला दूं और इसको भी एक लाइन से मिला दूं, तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या आपको एक पिरामिडल शेप नहीं मिलेगी, जिसमें कि आपको वैसे मिश्र के पिरामिड्स होते हैं वैसी शेप नहीं मिलेगी। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स, अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी शेप टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हुई, पिरामिडल हुई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से वैसे पर थ्योरी हमने अप्लाई करी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो था इसके और इनके बीच का जो रिपल्जन था वो ज़्यादा था, तो ये कंपैरेटिवली एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज आ गए। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होकर कितना रह गया, रिड्यूस होकर कितना रह गया, 107 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई अमोनिया की। अब हम बात करते हैं इसके अंदर वाटर की। अब बताइए स्टूडेंट्स, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो सेंट्रल एलिमेंट हुआ, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब हमने देखा कि इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 हो गए। यहाँ बॉन्ड तो 2 ही बनने हैं, क्योंकि सराउंडिंग एटम 2 हैं तो बॉन्ड तो 2 ही बनने हैं, इसलिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए थे और हमें यहाँ पर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमें 4 क्या मिलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो किस शेप में अरेंज है, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चारों कौन सी शेप में अरेंज है, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 क्या है, लोन पेयर, तो हमने यहाँ पे 2 लोन पेयर भर दिए, जिनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ p में भरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कितने तरह के रिपल्जन वर्क करेंगे। यहाँ पर पहले हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन में वही हम हाइड्रोजन की शेप स्फीरॉइडल होती है, तो हम वो स्फेरिकल शेप होती है, तो हम स्फेरिकल्स शेप को जो है वो इसके साथ ओवरलैप कर लेगी। किसके साथ ओवरलैप कर लेगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं, ऑक्सीजन के, और यहाँ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके थे, नाइट्रोजन के। सॉरी, मैंने आपको यहाँ शायद कार्बन बोला है, तो ये आपका क्या होगा, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये किसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के हैं, जिनमें से 2 के पास लोन पेयर है, 2 के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, जिसने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं, LP रिपल्जन, लोन पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। यहाँ कितने तरह के फोर्स एक्ट कर रहे थे, 2 तरह के। यहाँ कितने तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3 तरह के। तो ये वाला जो है और भी श्रिंक हो जाएगा, बॉन्ड और भी क्लोज आ जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल श्रिंक होकर कितना रह जाएगा, 104.5 डिग्री। और इसकी जो शेप होगी स्टूडेंट्स, वो वी शेप या क्या कहलाती है, बेंट शेप कहलाती है। मैं आपको अब समझाती हूँ कि ये बेंट शेप कैसे आई। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं वही आपका क्या बनाऊंगी, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगी। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे स्टूडेंट्स, 4 थे। ठीक है, यहाँ सेंटर में हमारा कौन आ गया है, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक लोन पेयर आ गया, यहाँ दूसरा लोन पेयर आ गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब आप खुद देखिए ये कौन सी शेप बनी है, वी शेप। ठीक है, और चूंकि वो फोर्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे तो ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो बॉन्ड एंगल क्या रह गया, कम रह गया, और कितना रह गया, ये 104.5 डिग्री रह गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको वाटर की शेप समझ में आ गई। अच्छा, इसको बेंट शेप क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ तो ये इसकी शेप कैसी हो गई? स्ट्रेट लीनियर हो गई। और अगर यही मुड़ जाता है तो कौन सी शेप हो गई? बेंट। तो एक सीधी एक लीनियर स्ट्रक्चर जब मुड़ जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? बेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर कैसा हो गया है? बेंट हो गया है। आगे बात समझ में। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं PCl 5 के बारे में। ये शायद मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ मैं एक्चुअली इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाना चाह रही थी। जो फास्फोरस होता है स्टूडेंट्स, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो हमने यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसके वैलेंस शेल लिए। ये हमारा 3s हो गया, ये हमारा 3p हो गया। तो 3p में इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस आधार पर तो ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि PCl 5 कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये जो d ऑर्बिटल इसमें एम्प्टी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से अब हमारे पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए? 5 हो गए। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। यानी एक फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियसली यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कौन सी होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर, सॉरी नॉट ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होती है। तो पहले हम ये बनाते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर शेप। तो ये देखो, एक sp3d हाइब्रिड हो गया, ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा sp3d हो गया, ये तीसरा sp3d हो गया। ठीक है, अब एक इस प्लेन के ऊपर है और एक इस प्लेन के नीचे है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कितने sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए स्टूडेंट्स? 5 बन गए। और ये किसके हैं? फास्फोरस के हैं। तो मैं सेंटर में यहाँ पे क्या लिख देती हूँ स्टूडेंट्स? फास्फोरस लिख देती हूँ। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स इससे कितने Cl इसके साथ ओवरलैप करेंगे? 5 Cl ओवरलैप करेंगे। अब Cl तक क्या चीज़ ओवरलैप करेगी भाई? s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। ये हमें कैसे पता लगेगा? तो स्टूडेंट्स हमने Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हमने देखा इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, यानी इसका ये p ऑर्बिटल जो है वो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। किसके साथ ओवरलैप करेगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा। और 5 Cl जो है वो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रेड से दिखा देती हूँ, Cl को किससे दिखाती हूँ? रेड से। तो हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका? देखिए, ये मैं पहले लाइंस थोड़ी इलोंगेटेड कर देती हूँ ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा सिमेट्रिकल बन जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें पता है p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स? डम्बेल होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, तो बताओ इनके साथ कौन ओवरलैप करेगा? डम्बेल ही तो करेगी शेप ओवरलैप। ये देखो, ये एक Cl हो गया, ये वाला जो है हमारा दूसरा Cl हो गया। ठीक, और ये वाला हमारा क्या हो गया? तीसरा Cl हो गया। और ये वाला जो है हमारा जो है 4th नंबर का Cl हो गया। और ये वाला जो है वो 5th नंबर का Cl हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? PCl 5 का स्ट्रक्चर बन गया। स्टूडेंट्स आपको जो ये स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, ये आपको लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने, ये नहीं कहीं भी कुछ भी बना दिया आपने। ठीक है, समझ के और तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर बनाने, और इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपसे ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? SF4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब SF4 के अंदर हमें सेंट्रल एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। बताओ सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया हमारा? सल्फर हो गया। सल्फर का कितना होता है? 16। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही समझा देती हूँ आपको। सल्फर का कितना हो गया भाई? 16 हो गया। यहाँ से मैं इसको कर समझा रही हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? P4 आ जाएगा। P4 आ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पेयर्ड अप हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स कि इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? 2 ही हैं।
ये 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं, 4, क्योंकि इसके पास सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d ही हो गया, जैसे PCl5 में था। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, उसके पास 5 अनपेयर्ड थे, इसके पास कितने अनपेयर्ड हो गए, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, और ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमने ये जो PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। उन 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर आता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। तो यहाँ पर हमारा जो लोन पेयर है वो कहाँ आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा जो ये लोन पेयर है ये यहाँ रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि यहाँ पर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो भाई ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। और हमें जो मैं आपको रेड कलर का दिखा रही हूँ, ये p ऑर्बिटल यहाँ पर किसके थे, Cl के, और यहाँ किसके हैं, F के हैं। अच्छा, F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स तो वो 9 है, तो भाई इसमें आपका क्या आ जाएगा, 2p5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी भी P में ही एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वही ओवरलैप करेगा, Cl की जगह कौन ओवरलैप करेगा, F करेगा। यानी और अभी भी ये p ऑर्बिटल है तो भाई p ऑर्बिटल की शेप कैसी थी, डम्बेल थी। तो जो ये रेड कलर के हैं वो यहाँ पर आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए F। ये F के जो p ऑर्बिटल हैं वो सल्फर के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब मैं इस शेप की बात करती हूँ ना तो वो एक नया सा नाम है आप लोगों के लिए, और वो नाम क्या है, सीसॉ शेप। सीसॉ शेप, जैसे वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, सीसॉ, सीन, तो ये फर्स्ट 2 फॉर्म्स है, सी एंड सॉ। और सीसॉ एक्चुअली जो है वो एक तरह का जो गार्डन्स वगैरह के अंदर जो बच्चे वो झूला वगैरह झूलते हैं, स्विंग्स लेते हैं, तो उसमें से एक जो टाइप होता है वो सीसॉ टाइप होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स वो सीसॉ, कि जैसे कि ये एक नीचे बेस होता है और उस बेस के ऊपर एक स्लैब डली हुई होती है, और अगर कोई इस स्लैब के ऊपर बैठता है तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है, और अगर कोई इसकी जगह पर यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है। आपको याद आया कि ये इस तरह के झूले में तो आप बचपन में कई बार झूले होंगे और अभी भी झूलते होंगे, पार्क्स में जहाँ पे स्विंग्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपको 3D स्ट्रक्चर की हेल्प से समझाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये किसका स्ट्रक्चर है, PCl5 का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, PCl5 का स्ट्रक्चर है। क्यों भाई, क्योंकि सेंटर में कौन आएगा, P, यहाँ एक Cl, यहाँ दूसरा Cl, यहाँ तीसरा Cl। ये तीनों Cl कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इक्वेटोरियल से जुड़े हुए हैं। और 2 Cl एक इधर और एक इधर जो है वो एक्सियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले शायद बताया हो कि ये बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, एक्सियल बॉन्ड, और ये वाले जो बॉन्ड कहलाते हैं जो प्लेन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाते हैं। PCl5 के अंदर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं और 3 इक्वेटोरियल होते हैं। चलो अब बात ही चल रही है तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पर जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है। यानी कि जो PCl होता है वो PCl से ज़्यादा होता है। ए का मतलब एक्सियल है और ई का मतलब इक्वेटोरियल है। रीज़न पूछते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, समझो आप कि हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पर हैं और 3 जो हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर जो है वो एक्सियल बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, और एक्सियल बॉन्ड पेयर किसको रिपेल करेंगे, इक्वेटोरियल को। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, एक्सियल तो 2 ही है ना, और इक्वेटोरियल कितने हैं, 3। तो 2 एक्सियल को
तीन इक्वेटोरियल रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये दूर चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर है ये इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और इक्वेटोरियल की बात करें तो भाई दो ही एक्सियल हैं जो तीन को रिपेल कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली रिपल्जन किस पे ज़्यादा लगा, एक्सियल पे ज़्यादा लगा। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसीलिए PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो अनसिमेट्रिकल होता है, एंड वी नो दैट अनसिमेट्री लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, दैट्स वाई PCl5 अनस्टेबल होता है। और इसीलिए जब इसको हीट करते हैं तो इट विल डिकम्पोज इनटू PCl3 एंड Cl2। जो PCl5 है वो डिकम्पोज होकर PCl3 और Cl2 क्यों बनाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि PCl5 इज़ अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट वाई, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये क्लोरीन दे रहा है इसलिए ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये क्लोरीन जो है वो किसी और मॉलिक्यूल से ऐड हो जाएगी, उस मॉलिक्यूल का क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बोलेंगे। ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स निकला। ये तो मैं एक्चुअली आपको SF4 का स्ट्रक्चर बता रही थी और बीच में ही मैं आपको किसके बारे में बताने लग गई, PCl5 के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखो, चलो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम SF4 को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ सेंटर में हमारा कौन है, S है। ठीक है। इस पर यहाँ F है, इधर F है, इधर F है और इधर भी F है। ठीक है। एक इसके पास में क्या है स्टूडेंट्स, लोन पेयर है, और वो लोन पेयर कहाँ, इक्वेटोरियल। कितनी पोजीशन है इक्वेटोरियल की, 1 2 3, यानी कि सपोज करो हमारा जो है वो इधर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, लोन पेयर आ गया तो वो तो उसमें हिस्सा लेगा नहीं, किसमें, ज्योमेट्री के अंदर तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी ये ज्योमेट्री हुई, देखो अब इसमें 4 बॉन्ड हुए स्टूडेंट्स। कौन से हुए, देखो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया, तीसरा बॉन्ड ये हो गया, चौथा बॉन्ड ये हो गया। आपको अभी भी इसकी सीसॉ शेप समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप इसको देखो स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ, इस तरीके से रखूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बॉन्ड हो गया, ये वाला, यहाँ से समझाती हूँ। एक बॉन्ड आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया। एक बॉन्ड आपका ये हो गया, 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड आपका मेरी तरफ है और एक बॉन्ड जो है आपकी तरफ है। ठीक है। अब अगर कोई यहाँ बैठ गया तो ये ऐसे झुक जाएगा, और अगर कोई यहाँ बैठ गया तो ये ऐसे झुक जाएगा। और इसी शेप को हम, इसी झूले को हम क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बोलते हैं सीसॉ। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी स्टूडेंट, सीसॉ हो जाएगी। हाँ भी कुछ बात समझ में आई आपको कि SF4 की जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, सीसॉ शेप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अगले पे आते हैं और वो हमारा है ClF3 सॉरी, क्या आ गया, ClF3। अब स्टूडेंट देखो, इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया, Cl हो गया। अब Cl हो गया स्टूडेंट्स, तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखूंगी, Cl का लिखूंगी। Cl का कितना होता है, 17 होता है, यानी यहाँ P4 की जगह क्या आ जाएगा, P5 आ जाएगा। ठीक है। P5 आ गया तो भाई यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा। अब इस हिसाब से तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड है, तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये बॉन्ड कितने बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हमें एक्साइटेड स्टेट में तो ले जाना पड़ेगा। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। देखो स्टूडेंट्स, चाहे PCl5 हो, चाहे SF4 हो, चाहे ClF3 हो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, sp3d ही हो रहा है। डिफरेंस क्या है कि इसके पास में एक भी लोन पेयर नहीं था, जबकि इसके पास में कितने लोन पेयर आ गए स्टूडेंट्स, 1, और इसके पास कितने लोन पेयर आ गए, 2 आ गए। और जैसे ही लोन पेयर की एंट्री होती है स्टूडेंट्स, वैसे ही वैसे पर थ्योरी अप्लाई हो जाती है, और जैसे ही वैसे पर थ्योरी अप्लाई होती है तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ना होकर के चेंज हो जाती है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यही फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन के, क्योंकि इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ही करेगा। अब फ्लोरीन जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो हमें कितने फ्लोरीन ओवरलैप करवाने हैं, 3 करवाने हैं। तो सपोज करो, मैंने ये रेड से ही दिखाती हूँ आपको, तो ये 3 फ्लोरीन जो हैं वो हमने ले लिए इस तरीके से, ये 3 फ्लोरीन हो गए स्टूडेंट्स।
ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर कहाँ आते हैं स्टूडेंट्स, एक्सियल पोजीशन पर आते हैं। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए अब आप, ये मैं लोब्स कंप्लीट कर देती हूँ। ये लोब कंप्लीट हो गया और ये वाला लोब भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ हमारी क्या आ गए, लोन पेयर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद ही देखो स्टूडेंट्स, ये शेप कौन सी बन गई है, ये वाली। यहाँ बताओ कौन आ गया हमारा P, यहाँ कौन आ गया F, सॉरी यहाँ हमारा आ गया Cl, इधर आ गया F, इधर आ गया F, इधर आ गया F, और ये दो हमारे क्या आ गए, लोन पेयर्स आ गए। ठीक है, अब देखो इस शेप को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टी शेप बोलते हैं। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, टी शेप बोलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये टी शेप कैसे आई। देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा था PCl5 था, ठीक। अब हम कर रहे हैं ClF3। सेंट्रल एलिमेंट में यहाँ सेंटर पे कौन आ गया, हमारा Cl आ गया। एक F यहाँ आ गया, एक F यहाँ आ गया, और एक F यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ हमारा क्या है, लोन पेयर है। इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, लोन पेयर है। तो मैं इसको भी क्या कर देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ। इसको मैंने फोल्ड कर दिया भाई। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सी शेप बन रही है, ये कौन सी शेप बन रही स्टूडेंट्स, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और एक ये बॉन्ड। तो कौन सी शेप बन गई स्टूडेंट्स, ये टी शेप नहीं है क्या, ये कौन सी शेप बन गई, टी शेप बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ClF3 का हो गया टी शेप। एक दो स्ट्रक्चर्स मैं आपको और करा देती हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल ले देती हूँ, और वो एग्जाम्पल है ICl4 माइनस, ICl4 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है कौन है, I कौन है, हेलोजन। हेलोजन है तो भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। तो मैं अब उस फॉर्मूले से बताती हूँ आपको, हाफ, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा भाई, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हो गए, 4, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 and 5 12/2 यानी 6 आ गया। यानी हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 6। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आते हैं तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है भाई, ऐसी स्थिति में हमारे इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट्स हमारे पास में हो गए 6, लेकिन सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 ही हैं। तो बताओ इसमें लोन पेयर कितने आ जाएंगे हमारे पास में, लोन पेयर आ गए 2। अब स्टूडेंट्स देखो, sp3d2 की शेप हिसाब से तो क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी। अब देखो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स, यही होती है, ये एक स्क्वायर शेप होती है, और एक इसके परपेंडिकुलर 2 बॉन्ड जाते हैं, ये इस तरीके से। अब ये जो हमारा I है ये sp3d हाइब्रिड है, इस तरीके से ये sp3d हाइब्रिड हो गया। ठीक है, लेकिन इसके पास कितने हैं लोन पेयर, 2 हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये लर्न करना है आपको कि केवल sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसा है जिसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर आते हैं, अदरवाइज लोन पेयर जो हैं वो एक्सियल पोजीशन पर आते हैं। तो ये Cl है स्टूडेंट्स, तो बताओ इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा, P। Cl का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, P, अभी हमने सीखा ही था। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे क्या आ गए, ये हमारे लोन पेयर्स कहाँ आ गए, एक्सियल पोजीशंस पर आ गए। ये हमारे एक्सियल पोजीशन के ऊपर कौन आ गए, लोन पेयर्स आ गए। ठीक है, मैं ये बीच के जो हैं ये लाइनें रब कर रही हूँ। अच्छा, सेंटर में हमारा कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। ये कौन आ गया हमारा I, और जो ये वाले थे हमारा, इससे कौन ओवरलैप कर जाएगा, Cl ओवरलैप कर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब लोन पेयर तो शेप में पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो हमने इसको हटा दिया, और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ स्टूडेंट्स, कि जैसे ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, सेंटर में हमारा है I,
इधर एक Cl है, इधर दूसरा Cl है, इधर तीसरा Cl है, इधर हमारा फोर्थ Cl आ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया, यहाँ लोन पेयर आ गया। तो भाई लोन पेयर तो ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होगा नहीं, तो हमने इसको हटा दिया। तो बताओ कौन सी शेप बनी? स्क्वायर प्लेनर। तो बताओ ICl4 माइनस की जो शेप आएगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी आएगी? स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लास्ट एग्जाम्पल और करा देती हूँ मैं आपको 3D स्ट्रक्चर समझाने के लिए, और वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर आपका ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड। ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड। ज़ीनॉन तो स्टूडेंट्स कौन से उसका है, ग्रुप का है? 18 ग्रुप का है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 होंगे। सराउंडिंग एटम कितने हो गए? 2। चार्ज कोई है नहीं, तो इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास कितने हैं स्टूडेंट्स? 5 हैं। सराउंडिंग एटम इसके पास कितने हैं? 2 हैं। तो बताइए लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चूंकि इसमें स्टूडेंट्स sp3d है, इसका मतलब लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर आएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये वाले आपका यहाँ क्या बना दिया है? मैंने यहाँ लोन पेयर लगा दिए। ये लोन पेयर आ गए, दूसरा लोन पेयर यहाँ आ गया, तीसरा लोन पेयर यहाँ आ गया। सेंटर के अंदर हमारे जो हैं ये हमारे यहाँ पे सेंटर के अंदर कौन आ गए हैं? ज़ीनॉन आ गया है। ठीक, और ये 2 फ्लोरीन, जिसमें से एक फ्लोरीन तो ये रहा और एक फ्लोरीन जो है वो ये आ गया। तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो बोलो शेप कौन सी आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी। बॉन्ड एंगल कितने का आ जाएगा? 180 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारी कौन सी शेप थी स्टूडेंट्स? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप थी। ये देखो, ये शेप कौन सी थी स्टूडेंट्स? हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल थी। ठीक है, सेंटर में कौन आ गया? हमारा ज़ीनॉन आ गया। एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, यानी ट्रायंगुलर शेप तो चली गई। ठीक, सेंटर में यहाँ कौन आ गया? ज़ीनॉन। एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया। बताओ शेप कौन सी बन गई? लीनियर बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको स्टूडेंट्स सिंपल वे में जो है आपको समझाने की कोशिश करी है 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में। जिन स्ट्रक्चर्स का हम बार बार नाम लेते हैं वो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिंपल वे में आपको सिखाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।